नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। इसके साथ-साथ आपकी पढ़ाई-लिखाई भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। हम सिविल सर्विसेज एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए अपनी एनसीईआरटीज़ को कवर कर रहे थे और इस क्रम में हमारी क्लास 11th की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी चल रही थी। आज के इस चैप्टर के साथ में, आज की इस वीडियो के साथ में आपकी क्लास 11th की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। और आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले हमने क्लास 9th और 10th को ऑलरेडी कंप्लीट कर ही लिया है। और जो भी नए व्यूअर हैं, जो पहली बार इसी वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर आए हैं, उनसे मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ से स्टार्ट न करके पहले आप 9th पढ़िए, 10th पढ़िए, तब आप 11th पर आइए। बिल्कुल क्रमिक रूप से चीज़ों को समझते हुए चलिए। ये बात अलग है कि आप कहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ से अच्छा लगता है तो यहाँ से पढ़िए, दूसरी जगह से अच्छा लगता है तो दूसरी जगह से पढ़िए, लेकिन बिल्कुल ऑर्डर में पढ़िए, चीज़ों को बिल्कुल क्रमिक रूप से पढ़िए। इससे पहले हमने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को क्लास 6 से 12 तक कंप्लीट किया हुआ है। इसी तरीके से, जिस तरीके से नोट्स फॉर्म में चीज़ें मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड कराता हूँ, इसी तरीके से हमने पूरी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को कंप्लीट किया हुआ है। और आप लोगों से एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि मैंने आपको एक वीडियो बना करके बताया था कि एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की समाप्ति के बाद में आप किस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, उसके संबंध में आप कमेंट कीजिएगा, लेकिन आप सभी लोगों के कमेंट जो है वो बहुत कम आए हैं। और इसके साथ साथ में एनसीईआरटी पैरेलल रूप से चलती रहेगी। जो स्टैंडर्ड बुक है, चाहे मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड बुक्स के नाम कि लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी है, स्पेक्ट्रम पढ़नी है, या फिर आपको सतीश चंद्रा मेडाइवल पढ़ना है, जो भी आपको पढ़ना है, जो भी चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा नीड है, उसके संबंध में उस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, ताकि मैं ये आइडिया लगा सकूं कि अब मुझे कौन सी सब्जेक्ट आपके लिए स्टार्ट करनी है। अगर आप नहीं कमेंट करेंगे तो मैं अपने स्तर से फिर चीज़ें यहाँ से करता रहूँगा। तो आज का हमारा जो चैप्टर है ये मुख्य रूप से बेस्ड है इंडिया, चाइना और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक जर्नी है, अर्थव्यवस्था की जो उनकी यात्रा है, विकास यात्रा है, उसका हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से ये तीनों देश जो थे, और यहाँ पर इन तीनों का जो तुलनात्मक अध्ययन करना इसलिए भी बनता है क्योंकि जो तीनों देश हैं, भारत, पाकिस्तान, चाइना, लगभग एक साथ ही इन्होंने अपने विकास यात्रा को प्रारंभ किया था। क्योंकि आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान 1947 में जो है स्वतंत्र हुए थे और चीन गणराज्य की स्थापना 1949 में हुई थी। तो लगभग एक कह सकते हैं 1-2 साल का फ़र्क, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा अंतर इसमें नहीं होता है। तो भारत पाकिस्तान 1947 में स्वतंत्र हुए और चीन गणराज्य की स्थापना 1949 में हुई। तो लगभग एक समय था, या कह सकते हैं लगभग एक ही समय में इन तीनों देशों ने अपने जो भी कार्य थे अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए, अपने विकास यात्रा जो थी वो एक समय में ही लगभग प्रारंभ की। वर्तमान स्थितियाँ आपको बिल्कुल अलग-अलग दिखाई देती हैं। जैसे जिस टाइम पर इन देशों ने अपनी विकास यात्रा प्रारंभ की थी, तो भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे आपका चाइना हो, लगभग तीनों ही देशों की जो कह सकते हैं प्रति व्यक्ति आय थी वो लगभग समान ही मान करके आप चल सकते हैं। तीनों ने जो अपने 5 ईयर प्लान्स स्टार्ट किए थे, लगभग वो भी एक ही समय के आसपास स्टार्ट किए थे। लेकिन वर्तमान समय में आप देखते हैं कि चाइना की जो जीडीपी है वो बाकी के जो दोनों देश हैं, चाहे हमारा इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, इनसे काफ़ी आगे है। तो इसके क्या रीज़न रहे, चाइना का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इतनी तेज़ी से किस तरीके से हुआ, इन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। वर्तमान में पाकिस्तान की कंडीशन क्यों ख़राब है और किस तरीके से इसके क्या-क्या रीजंस रहे हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। और भारत के संदर्भ में आपको बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की इसलिए आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम पहले चैप्टर से ही, इस क्लास के पहले चैप्टर से ही हम भारत के बारे में ही पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन फिर भी जो भी रेफरेंसेस होंगे इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड, वो मैं आपको यहाँ से देता चलूँगा, ठीक है। तो भारत एवं पाकिस्तान 1947 में फ्री हो गए, चीन गणराज्य की स्थापना 1949 में हो गई। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि तीनों देशों ने एक ही प्रकार से अपनी जो विकास नीतियाँ थीं, डेवलपमेंट पॉलिसीज़ थीं, वो तैयार करना स्टार्ट किया था। और एक ही प्रकार से मैं यहाँ पर क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इंडिया ने जो अपनी विकास नीति बनाई थी वो पंचवर्षीय योजनाओं के रूप में बनाई थी। इसी तरीके से पाकिस्तान ने भी अपना 5 ईयर प्लान जो है जारी किया था। पाकिस्तान में इसे मध्यकालिक विकास योजना के नाम से भी जाना जाता है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और चाइना ने भी अपना जो है 5 ईयर प्लान बनाया था। तो लगभग एक ही प्रकार की विकास नीतियाँ थी तीनों कंट्रीज़ की। यहाँ पर थोड़ा सा डेटा यहाँ पर ये देख लेते हैं कि इंडिया ने जो अपनी पहला 5 ईयर प्लान जारी किया था वो 1951 में, 1951 से लेकर के 56 तक इसकी अवधि रही थी। पाकिस्तान ने अपनी पहली जो पंचवर्षीय योजना थी या मध्यकालिक विकास योजना थी उसको 1957 में जो है यहाँ से जारी किया। और चाइना की जो पहली पंचवर्षीय योजना बनी वो 1953 में बनी। तो यहाँ से देख सकते हैं 51 में इसकी बन रही है, चाइना की 53 में और पाकिस्तान की 56 में। तो लगभग एक ही समय था जब तीनों देशों ने अपनी जो विकास नीतियां था वो तैयार करना स्टार्ट किया था।
भारत और पाकिस्तान ने अपने सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जो नीतियां अपनाई थी, जो पॉलिसी अडॉप्ट करी थी, उनमें लगभग सिमिलरिटी दिखाई देती है, समानता दिखाई देती है। और समानता इसलिए भी दिखाई देती है क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान कोई अलग चीज़ नहीं था, वो भी भारत का ही एक अलग हुआ हिस्सा था। तो जब भारत आज़ाद हुआ या पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उस टाइम पर इंडिया की जो पॉपुलेशन थी या पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन थी, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। सरकार के सामने एक चुनौती थी कि इन सभी लोगों के लिए एजुकेशन की एक अच्छी व्यवस्था की जाए, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था की जाए, आवास की व्यवस्था की जाए, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाए। तो ये कहीं न कहीं सारी चीज़ें एक पब्लिक सेक्टर में लाने का इनको प्रयास किया गया। तो यहाँ पर दोनों ही देशों को, चाहे भारत की बात की जाए, चाहे पाकिस्तान की बात की जाए, इनका एक बड़ा लक्ष्य था, एक बहुत बड़े पब्लिक सेक्टर का सृजन किया जाए। ठीक है? जिसमें जो भी सोशल डेवलपमेंट होता है, सामाजिक विकास होता है, उस पर सार्वजनिक व्यय जो है वो किया जाए, क्योंकि लोगों के पास तो खर्च करने के लिए पैसा था नहीं, लोगों के पास में शिक्षा प्राप्त करने के लिए पैसा नहीं था। ये जो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन की बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसे ही थे, मतलब कुछ लोग समृद्ध भी रहे होंगे, नो डाउट, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। लेकिन जो मैक्सिमम पॉपुलेशन थी दोनों देशों की, उनकी स्थिति यही थी। तो यहाँ पर एक आवश्यकता ये थी कि जो सामाजिक विकास है, सोशल डेवलपमेंट है, उस पर सरकार के द्वारा व्यय किया जाना चाहिए, सार्वजनिक व्यय किया जाना चाहिए। तो इस वजह से एक आवश्यकता यहाँ पे महसूस होती है एक बड़े पब्लिक सेक्टर के सृजन की, जो कि भारत और पाकिस्तान में देखने को मिलता है। 1980 के दशक तक तीनों देश, चाहे भारत की बात की जाए, चाहे चाइना की बात की जाए, चाहे पाकिस्तान की बात की जाए, इनकी जो ग्रोथ रेट थी, ग्रोथ रेट आप यहाँ पर जीडीपी मान करके चल सकते हैं, इनकी जो सकल घरेलू उत्पाद था तीनों ही देशों का, और चाहे पर कैपिटा इनकम की बात की जाए, प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए, तो जब 1980 के दशक की बात की जा रही है तो लगभग तीनों देशों में यहाँ पर सिमिलरिटी थी। इनकी जो समृद्धि दर थी, ग्रोथ रेट थी, या इनकी जो प्रति व्यक्ति आय थी, वो लगभग कैसी थी, समान थी। 1980 के बाद में तीनों ही देशों ने, चाहे भारत की बात की जाए, चाहे पाकिस्तान की बात की जाए, चाहे आपकी चाइना की बात की जाए, तो इस टाइम तक तीनों ही देश जो है विचार कर रहे थे आर्थिक सुधारों की बात पे। जैसे भारत के बारे में आपने पढ़ा था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम पढ़ चुके हैं। भारत ने जो आर्थिक सुधार लागू किए थे वो 1991 में किए थे। ठीक है? तो इसी 1980 के दशक के बाद से पाकिस्तान ने भी जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म अपने स्टार्ट किए, और चाइना में लगभग इस टाइम तक इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट हो चुके थे। तो यहाँ से जो तीनों देशों की अर्थव्यवस्था की स्थिति थी, उसमें काफ़ी सारे परिवर्तन देखने पड़े, और ये परिवर्तन किस चीज़ पर बेस्ड थे, जो भी इन्होंने सुधार लागू किए अपने अपने देशों में, यहाँ की जो भी सत्तावादी जो भी सरकारें यहाँ की रही होंगी, तो उन्होंने जो अपने अपने देश में आर्थिक सुधारों की जो प्रोसेस स्टार्ट करी, उसका क्रियान्वयन जिस तरीके से किया गया, उस हिसाब से इनकी अर्थव्यवस्था में काफ़ी सारे परिवर्तन जो है यहाँ पे देखने को मिले, जो वर्तमान समय में भी आपको देखने को मिलते हैं। तो वन बाय वन तीनों देशों के ऊपर बात करते हैं। इसमें सबसे पहले हम चाइना को लेते हैं। चाइना की बात करें तो अर्थव्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रक, इसके अलावा उद्यम और जो भूमि से जुड़े हुए मामले थे, ये जो है सरकारी नियंत्रण में लाई गई। चाइना की पॉलिसी रही थी कि अर्थव्यवस्था को अगर सुधारना है, अर्थव्यवस्था को अगर ग्रो करना है, तो जितने भी महत्वपूर्ण क्षेत्रक हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट सेक्टर्स हैं, जितनी भी इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज़ हैं और भूमि से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, उनको गवर्नमेंट के कंट्रोल में लाया जाता है यहाँ से। और इसके बाद में 1998 में एक यहाँ पर ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान के नाम से एक अभियान चलाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या था, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1998 में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान चाइना में चलाया गया, और इसका उद्देश्य क्या था, बड़े पैमाने पर देश का जो है औद्योगिकीकरण करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना। 1998 में ये चला था। ग्रामीण क्षेत्रों में कम्यून प्रारंभ करे गए। ये कम्यून क्या होते थे? कम्यून का मतलब है एक तरह से हम बोल सकते हैं सामूहिक खेती, ग्रुप फार्मिंग। और इस पद्धति के अंतर्गत ये किया जाता कि जो भूमि होती थी उसको छोटे छोटे भूखंडों में बांट दिया जाता था, और ऐसे परिवारों को आवंटन कर दिया जाता था जिनके पास भूमि नहीं होती थी। ठीक है? लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जो भूमि का आवंटन कम्यून पद्धति के अंतर्गत किया गया था, सामूहिक खेती के लिए एक परिवार के लिए भूमि को दे दिया गया, तो उस पर उस परिवार का स्वामित्व नहीं होता था। ध्यान देने की बात है, स्वामित्व के लिए सरकार ने परिवारों को भूखंडों का आवंटन नहीं किया था। वो केवल इसलिए किया था कि आप जो है इस भूखंड पर खेती कर सकते हैं, अपना कोई भी फसल उगा सकते हैं, और उसका कुछ हिस्सा
या कह सकते हैं आप कर के रूप में या उसकी प्रतिपूर्ति के रूप में गवर्नमेंट को देना होता था, बाकी का प्रोडक्शन आप रख सकते हैं। तो इससे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है चाइना में देखने को मिला था कि क्योंकि सभी के पास भूमि थी, सभी अपनी खेती कर रहे थे, सभी अपनी फसल उगा रहे थे, सभी अपना प्रोडक्शन वहाँ पे कर रहे थे, तो कहीं न कहीं लोग यहाँ से धीरे-धीरे समृद्ध होना चालू किया, क्योंकि सरकार को तो एक निश्चित राशि लेनी होती थी कि हमें तो भैया इतना चाहिए इस भूमि की प्रतिपूर्ति के बदले में, बाकी जो है आप अपना जो है इस पर जो भी काम करना है, आपको जो भी फसल उगानी है वो यहाँ से उगा सकते हैं। तो जो कम्यून सिस्टम था ये यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिला था। 1966 से 76 तक महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति प्रारंभ की गई माओ के द्वारा, और इसमें क्या किया गया कि जो भी स्टूडेंट थे, चाइना के छात्र होते थे या उसके जो एक्सपर्ट्स होते थे, विशेषज्ञ होते थे, इनको ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा गया था कि वहाँ पर आपको काम करना है, इसके अलावा चीज़ों को समझना है, चीज़ों का अध्ययन करना है। तो उन सारी चीज़ों के लिए जो है छात्र और विशेषज्ञों को ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा गया था। सुधार जो चाइना में हुए वो चरणों में हुए। तो प्रारंभिक चरण की बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से किन किन चीज़ों को रखा गया। एग्रीकल्चर वाले सेक्टर को रखा गया, जो विदेशी व्यापार वाला क्षेत्रक था, फॉरेन ट्रेड वाला सेक्टर था, उसको रखा गया। इसके अलावा निवेश क्षेत्रक सुधार से जुड़ी हुई चीज़ें प्रारंभिक चरण के अंतर्गत रखी गई। फिर द्वितीय चरण में औद्योगिक क्षेत्रक से संबंधित सुधारों की बात की गई। इसके अलावा यहाँ जो सुधार प्रक्रिया थी उसमें दोहरी कीमत निर्धारण पद्धति प्रचलित थी। ये दोहरी कीमत निर्धारण पद्धति क्या थी? यहाँ पर दो तरीके से कीमतों का निर्धारण किया जाता था, तो उनको आप यहाँ से देख सकते हैं। पहला यह कि किसान और जो भी औद्योगिक इकाइयाँ थीं, सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर ही आगत और निर्गत की निर्धारित मात्राएं खरीदेंगी। तो पहला तो ये था कि चाहे किसानों की बात की जाए, चाहे औद्योगिक इकाइयों की बात की जाए, उनके लिए सरकार एक कीमत निर्धारित करेगी और उसी कीमत पर ये जो किसान हैं, चाहे औद्योगिक इकाइयाँ हैं, चाहे आयात से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, निर्यात से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनकी निर्धारित मात्राएं उसी कीमत पर खरीदेंगे, और बाकी की जितनी वस्तुएं बचेंगी इनके अलावा, वो सारी वस्तुएं बाजार कीमतों पर ही खरीदी और बेची जाएंगी। इस तरीके से दो तरह की कीमत की यहाँ पर पद्धति थी, जिसे दोहरी कीमत निर्धारण पद्धति के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा कालांतर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की भी स्थापना चाइना में देखने को मिली, जिन्हें आप विशेष आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। और एसईजेड की स्थापना क्यों की गई? ताकि जो विदेशी निवेशक हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो अट्रैक्ट हो सकें, क्योंकि विशेष आर्थिक क्षेत्रों में कहीं ना कहीं जो व्यापार से जुड़े हुए प्रतिबंध होते हैं, शुल्क वगैरह, प्रशुल्क वगैरह जो सारी चीज़ें होती हैं, उसमें काफ़ी सारी रियायतें बाहरी लोगों को दी जाती हैं, ताकि बाहरी कंपनियां या जो बाहरी इन्वेस्टर्स हैं वो अट्रैक्ट हों और ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करें, ताकि देश के आर्थिक विकास को सहारा मिल सके। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की भी स्थापना यहाँ पर देखने को मिलती है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने बिल्कुल भारत जैसी ही एक जो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला मॉडल था उसको अपनाया था। आप जानते हैं कि भारत में भी मिश्रित अर्थव्यवस्था का ढांचा प्रचलित है और यही ढांचा पाकिस्तान के द्वारा भी अपनाया गया था। 1950-60 के दशकों के अंत में अनेक नियंत्रित नीतियों के प्रारूप लागू किए गए। अब ये नियंत्रित नीतियों के प्रारूप क्या हैं, ये आपने जब हम बात कर रहे थे ना आर्थिक सुधारों से पहला वाला जो चैप्टर था 1991 से जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे इंडिया में, उससे पहला वाला जो चैप्टर था वहाँ पर हमने ये टर्म बहुत अच्छी तरीके से समझा था, आयात प्रतिस्थापन। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होंगी तो इस वर्ड को आप रिलेट कर पाएंगे कि हम बात किसकी कर रहे हैं, आयात प्रतिस्थापन। देखिए, जो इंडिया की स्थिति थी वही स्थिति स्टार्टिंग से किसकी थी, पाकिस्तान की थी। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो इंडस्ट्रीज़ इंडिया में थी या इंडस्ट्रीज़ की जो कंडीशन भारत में थी वही स्थिति पाकिस्तान में भी थी, क्योंकि भारतीय उद्योग कहीं ना कहीं विदेशी प्रतिस्पर्धा से सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। तो सरकार का एक बड़ा उत्तरदायित्व था इस चीज़ को लेकर के कि कैसे भी करके हमें अपने जो क्षेत्रीय उद्योग हैं, हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको कहीं ना कहीं हमको ग्रो करने पर ध्यान देना है। और ग्रो करने पर ध्यान देना है तो हमको क्या करना होगा, बाहरी प्रतिस्पर्धा से बचना होगा। तो उद्योगों पर यहाँ पर क्या लगाए गए, आयात प्रतिस्थापन की जो नीति थी उसको लागू किया गया, नियंत्रित नीतियों के प्रारूप को लाया गया, ताकि हम कम से कम चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बाहर की ओर निर्यात करें। आयात को प्रतिस्थापित कर देना मतलब उस नीड को ख़त्म कर देना, यानी जैसे मान करके चलिए हमें चीज़ों की आवश्यकता है और वे चीज़ें हमारे यहाँ पर उत्पादित नहीं हो रही हैं, उन चीज़ों का प्रोडक्शन हमारे यहाँ नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है हमें वो सारी चीज़ें बाहर से मंगानी पड़ेंगी।
तो यहाँ पर काम ये किया गया कि जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता है, जिन चीज़ों को हम कंज्यूम करते हैं, जिन चीज़ों का हम उपभोग करते हैं, क्यों न उन्हें अपने ही देश में निर्मित किया जाए। बाहर से जो हम मंगा रहे हैं उस आयात का प्रतिस्थापन कर दिया जाए, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए। ठीक है, तो आयात प्रतिस्थापन की नीति को यहाँ पर लागू किया गया। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। इसके अलावा ग्रीन रिवॉल्यूशन का भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन आई तो यंत्रीकरण प्रारंभ हुआ, और यंत्रीकरण प्रारंभ हुआ तो खेतीबाड़ी ठीक-ठाक तरीके से होने लगी, जिससे कहीं न कहीं खाद्यान्न उत्पादन में भी वृद्धि पाकिस्तान में देखने को मिलेगी। 1970 के दशक में यहाँ पर पूंजीगत वस्तुओं का राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, 1970 में पाकिस्तान में जितनी भी पूंजीगत वस्तुएं होती हैं उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ये पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं इसको समझिए थोड़ा सा। वैसे जब हम आगे पढ़ेंगे 12th क्लास में तो इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं टर्म्स को और बेहतर तरीके से अच्छी व्याख्या के साथ में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा जब आप पढ़ रहे हैं तो इन चीज़ों का मतलब तो आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो आप फिर समझ नहीं पाएंगे। तो पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं? जो कहीं ना कहीं जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनके उत्पादन में काम आने वाली जो चीज़ें होती हैं उनको हम पूंजीगत वस्तुएं कह सकते हैं। जैसे कि मशीनरी हो जाती है, या आपकी भूमि हो जाती है, जिस भूमि पर कोई इंडस्ट्री खड़ी है तो वो ज़मीन भी पूंजीगत वस्तु के अंतर्गत आ जाएगी। जो मशीनें लग रही हैं जिनके द्वारा उत्पादन हो रहा है, जिनके द्वारा चीज़ों का निर्माण किया जा रहा है, वो मशीनें भी पूंजीगत वस्तु के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर उत्पाद की बात नहीं हो रही है, उत्पाद एक अलग चीज़ हो गई। उत्पाद को निर्माण करने के लिए जिन चीज़ों की या जिन फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है उनको हम इन शॉर्ट हम पूंजीगत वस्तु कह सकते हैं। तो 1970 के दशक में पूंजीगत वस्तुओं का राष्ट्रीयकरण यहाँ से प्रारंभ हुआ। 1970 और 80 के बीच में यहाँ पर नीतियों में परिवर्तन करना जो है, पाकिस्तान को ऐसा लगा कि हमें अपनी पॉलिसीज़ में चेंज करने चाहिए। और चेंज करने की आवश्यकता महसूस क्यों हुई? पाकिस्तान ने ये सोचा कि हमें अपना जो प्राइवेट सेक्टर है, निजी क्षेत्रक है, उसको प्रमोट करना चाहिए। तो अपने निजी क्षेत्रक को प्रमोट करने के लिए 1970-80 के आसपास नीतियों में यहाँ पर परिवर्तन किया गया पाकिस्तान के द्वारा, और इसी के फलस्वरूप 1988 में सुधारों की शुरुआत होती है यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, चाइना ने जो अपने आर्थिक सुधार स्टार्ट करे थे 1978 में, 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया में स्टार्ट हुए थे, 1988 में पाकिस्तान में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यहाँ से चालू हो जाते हैं। तो अब ये तो हमने थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जाना। अब इनके अलग अलग संकेतकों के आधार पर तीनों देशों की तुलना करेंगे। जनांकीय संकेतक सबसे पहले देखते हैं डेमोग्राफिक आधार पे। देखिए, विश्व के प्रत्येक 6 लोगों में अगर देखा जाए, जैसे विश्व के जितने 6 लोग हैं उनको रैंडमली उठाया जाए तो उसमें से आपको एक व्यक्ति भारतीय मिलेगा, दूसरा चीनी मिलेगा, बाकी 4 पूरे देश के, मतलब पूरे विश्व में जितने भी देश हैं उनसे किसी भी देश से हो सकते हैं। तो ये पॉपुलेशन क्योंकि चाइना की और इंडिया की सबसे ज़्यादा है, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या को वहन करने वाले जो 2 देश हैं वो इंडिया और चाइना है। पाकिस्तान की जनसंख्या जो है वो चीन या भारत की जनसंख्या का दोनों से ही आप मान सकते हैं, लगभग 10वां हिस्सा है पाकिस्तान में। और अब तो जैसे ये जो है एनसीईआरटी ये बता रही है हमको कि चाइना पॉपुलेशन में भारत से आगे, लेकिन वर्तमान समय में भारत जो है चाइना से आगे निकल चुका है पॉपुलेशन में। और उसके भी फैक्टर्स आपको नीचे देखने को मिलेंगे कि क्या क्या कारण थे कि चाइना की जो पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा इंडिया की पॉपुलेशन हो गई। भारत चाइना को पीछे छोड़ करके जनसंख्या के मामले में सबसे पहला देश बन गया। देखिए, भौगोलिक रूप से अगर देखा जाए तो चीन सबसे बड़ा है तीनों देशों में, चाहे पाकिस्तान की बात की जाए, इंडिया की बात की जाए, इन तीनों देशों में भौगोलिक रूप से, क्षेत्र के रूप से चाइना सबसे बड़ा है। और यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज़ क्या है कि इसका जो जनसंख्या घनत्व है, ठीक है, जनसंख्या घनत्व जो है वो दोनों देशों से कम है। तो चाइना के समृद्ध होने का एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि एक तो इसका भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा है, ठीक है, जो इसकी ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा है दोनों देशों से। और ऊपर से एक ये पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे हो जाता है कि पॉपुलेशन के हिसाब से जो इसका जो डेंसिटी है वो दोनों देशों से कम है। मतलब यहाँ पर क्या है कि एक तरह से बोल सकते हैं कि रिसोर्सेज ज़्यादा हो गए, पॉपुलेशन कम हो गई क्षेत्र के हिसाब से। वैसे तो पॉपुलेशन बहुत है चाइना की, लेकिन उसके क्षेत्र के हिसाब से देखा जाए तो जनसंख्या का दबाव जो है वो कम है। 1970 के दशक के अंत में चाइना ने एक पॉलिसी अपनाई, वन चाइल्ड पॉलिसी, एक संतान नीति, क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं चिंतित था अपनी बढ़ती आबादी को लेकर के। तो उद्देश्य क्या था कि कैसे भी कैसे करके जो जो पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है, इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोल में लाया जाए, कम किया जाए। तो इस वजह से एक संतान की नीति चाइना के द्वारा अपनाएगी, वन चाइल्ड पॉलिसी। और इससे कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है चाइना के ऊपर। धीरे धीरे क्या हुआ कि जनसंख्या में एकदम तेजी से कमी देखने को पड़ी। दूसरा कि जो इनका लिंगानुपात था वो गिर गया।
और जो एक सबसे बड़ी समस्या उभर कर के आई इस वन चाइल्ड पॉलिसी की चाइना के सामने, वो ये थी कि यहाँ पर जो अनुपात था, रेशियो था, बूढ़े लोगों का रेशियो, वयोवृद्ध जनसंख्या का रेशियो, वो बढ़ने लगा। यानी कि एक अनुमान लगाया गया कि अगर ऐसे ही हमने ये पॉलिसी जारी रखी और इसी पॉलिसी पर हम काम करते रहे तो एक समय ऐसा आएगा जब युवाओं से ज़्यादा संख्या वृद्ध लोगों की हो जाएगी चाइना में। तो कहीं ना कहीं अब वर्तमान समय में इस पॉलिसी को चेंज किया गया है और इसमें छूट दी गई है। ठीक है, पहले यही था कि एक बच्चे से ज़्यादा आप बच्चा नहीं कर सकते। कुछ चुने हुए डेमोग्राफिक संकेतक यहाँ पर हम देखते हैं, तीनों देशों को यहाँ पर कंपेयर करेंगे, भारत, चीन और पाकिस्तान। ठीक है, ये विश्व विकास सूचक 2019 का डाटा है। और जब भी आप एग्जाम देंगे कभी भी, जैसे मान करके चलिए 24 में दें, 25 में दें, एनसीईआरटी आपको यही पढ़नी है। लेकिन जब भी आप जिस वर्ष भी एग्जाम देंगे तो इस, जैसे एनसीईआरटी आपके पास होगी तो एनसीईआरटी के नीचे जो भी टेबल वगैरह दे रखी होती है, ये तो इनमें इसकी सोर्स भी दे रखी होती है। तो सोर्स क्या है कि विश्व विकास सूचक यानी www.worldbank.org, ये जो है इसकी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाकर के आप इन सारे डिटेल्स को देख सकते हैं। यानी जिस वर्ष आप एग्जाम दे रहे होंगे उस वर्ष के हिसाब से आप अपने डेटा को अपडेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक केवल समझ विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बाकी जो डेटा, जो ओरिजिनल डेटा है एग्जाम के हिसाब से, वो मैं आपको समय समय पर आगे जब भी चीज़ें कराता रहूँगा तो अपडेट करता रहूँगा। तो भारत, चीन, पाकिस्तान की देखें तो अनुमानित जनसंख्या मिलियन में 1352 मिलियन भारत की, चाइना की 1393 मिलियन। तो लगभग 2018 में बहुत ज़्यादा फर्क इन दोनों देशों में नहीं था। वर्तमान समय में भारत की पॉपुलेशन चीन से आगे जा चुकी है। दोनों देशों की तुलना में पाकिस्तान की पॉपुलेशन काफ़ी कम है। और ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन कम तो है, इसके साथ साथ में भौगोलिक क्षेत्र भी पाकिस्तान का दोनों क्षेत्रों से कम है। अब जनसंख्या की वार्षिक समृद्धि की बात की जाए, एनुअल ग्रोथ की बात की जाए, तो भारत की जो एनुअल ग्रोथ है वो है आपकी 1.03, चाइना की है 0.06 और पाकिस्तान की 2.05। अब देखिए चाइना की जो ग्रोथ रेट है जनसंख्या की वार्षिक 0.46% है। तो 0.46% ये क्यों था? क्योंकि काफ़ी टाइम पहले से ही चाइना ने वन चाइल्ड पॉलिसी को अपना रखा था। एक बच्चे से ज़्यादा बच्चा पैदा करना वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के नियम के खिलाफ था। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये जो जनसंख्या की एनुअल ग्रोथ थी वो चाइना में कम देखने को मिली। पाकिस्तान की जो एनुअल ग्रोथ है जनसंख्या की वो सबसे ज़्यादा है वर्तमान समय में भी। जनसंख्या का घनत्व अगर देखा जाए प्रति वर्ग किलोमीटर में, तो भारत में प्रति एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 455 लोग रहते हैं, चाइना में इतने ही क्षेत्र में 148 लोग रहते हैं और पाकिस्तान में 275 लोग रहते हैं। तो देखेंगे तो जनसंख्या का दबाव प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से भारत पर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व भारत का सबसे ज़्यादा है। अगर प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से देखें तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जनसंख्या का सबसे ज़्यादा दबाव कहाँ पे है? भारत में है। लिंगानुपात की बात करेंगे तो भारत का लिंगानुपात 924, लिंगानुपात आप समझते होंगे प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो भारत का जो लिंगानुपात है 924 है, चाइना का 949 और पाकिस्तान का 943। तो यहाँ से आप देखेंगे कि सबसे अच्छा तीनों देशों में जो लिंगानुपात की कंडीशन है कहीं ना कहीं चाइना में है, 949 है यहाँ का लिंगानुपात। और भारत से भी अच्छी स्थिति लिंगानुपात के मामले में पाकिस्तान की है। प्रजनन दर की बात करेंगे, फर्टिलिटी रेट की बात करेंगे तो भारत में 2.2 है, चाइना की 1.7 है, कारण वही है वन चाइल्ड पॉलिसी। पाकिस्तान की 3.6 है जो कि तीनों देशों में सबसे ज़्यादा है। नगरीकरण की बात करेंगे तो देखिए बड़ी एक विचित्र चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। चाइना तीनों देशों में सबसे ज़्यादा नगरीकरण जनसंख्या वाला देश है, नगरीकरण जनसंख्या वाला देश, सबसे ज़्यादा नगरीकरण तीनों देशों में चाइना में है। और एक तरफ हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान भूखा मर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन फिर भी आप देखें कुछ डेटा यहाँ पे कि भारत से ज़्यादा नगरीकरण पाकिस्तान में है 2019 की रिपोर्ट के अनुसार। और बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हो गया कि कब 50-60 साल गुजर गए हों, लेकिन 2019 बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 3-4 साल पहले की बात है, 3 साल पहले की। तो देखेंगे तो आप यहाँ पे पाकिस्तान का जो नगरीकरण है वो भारत से ज़्यादा है। आगे देखते हैं, सकल घरेलू उत्पाद एवं क्षेत्रकों की बात करते हैं तो जीडीपी, जैसे अगर हम देखें जीडीपी को ही सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। चाइना की जीडीपी तीनों देशों में सबसे ज़्यादा है, 22.5 ट्रिलियन। इंडिया की जीडीपी 9.3 ट्रिलियन और पाकिस्तान की जीडीपी 1.1 ट्रिलियन। सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक औसत समृद्धि जो है, ग्रोथ, जीडीपी में एवरेज जो ग्रोथ होती है 1980 से लेकर के 2017 तक, वो किस तरीके से हुई है उसको देखिए।
1980 से लेकर के 1990 के बीच में भारत की जो वार्षिक जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो 5.7% थी। और पाकिस्तान की इस टाइम पर 1980-90 की बात हम कर रहे हैं, तो भारत से ज़्यादा जो ग्रोथ रेट थी वार्षिक संवृद्धि दर जीडीपी की, वो पाकिस्तान की थी। भारत इन तीनों देशों में इस टाइम पर 1980-90 के आसपास तीनों देशों में सबसे कम जीडीपी की ग्रोथ रेट वाला कंट्री था। और इस टाइम पर कहीं न कहीं भारत के सामने बहुत सारी समस्याएँ थीं जो हमने वहाँ पर देखी थी, जिसकी वजह से हमने जो अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे उनको स्टार्ट किया था, क्योंकि बड़ा वित्तीय संकट भारत के सामने उत्पन्न हो गया था जब भारत का जो कह सकते हैं विदेशी मुद्रा रिज़र्व जो था वो बहुत कम बचा था। 15 दिन की कह सकते हैं आपूर्ति के लिए भी जो है फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व इंडिया का नहीं बचा था। फिर इंडिया को जो है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ वगैरह ये सारी चीज़ें जो है इनके दरवाजे खटखटाने पड़े थे लोन लेने के लिए, पैसा उधार लेने के लिए। तो ये वो समय था। तो कहीं न कहीं इस टाइम पर भारत की जो जीडीपी की एनुअल ग्रोथ रेट थी, वो तीनों देशों में सबसे कम थी। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात आप यहाँ पे देखेंगे कि 1980-90 के दशक में चाइना की जो एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट थी, वो डबल डिजिट वाली थी। मतलब डबल डिजिट में एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट अगर रहती है, तो वो एक बहुत बड़ी अच्छी अर्थव्यवस्था का संकेतक माना जाता है, जो कि 10.3% एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट थी चाइना की। ठीक है? और इसका कारण ये भी था कि इन तीनों देशों में सबसे पहले जो सुधार स्टार्ट करे गए थे, वो कहाँ पे करे गए थे? आपको पता है 1978 में चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट करे गए थे। तो इसका भी एक ये परिणाम मान सकते हैं। ऊपर से एक जो है जीएलएफ वाला जो प्रोग्राम चला था चाइना में, इसके अलावा कम्यून सिस्टम चला था, तो ये सारी चीज़ें चाइना ने पहले से ही कर रखी थी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आगे आप पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जब स्टार्ट किए गए थे चाइना में, उससे पहले चाइना ने अपने जो पब्लिक सेक्टर था उस पर बहुत अच्छा काम किया था, मतलब सोसाइटी के लिए एक तरह से, जैसे हेल्थ सुविधाएं जो हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं, उनका विकास करना, एजुकेशन से जुड़ी हुई सुविधाएं उनका विकास करना। तो इन सारी चीज़ों पर चाइना ने पहले ही काम किया था। तो ज़्यादा दिक्कत चाइना को इसी वजह से नहीं आई, क्योंकि चाइना की स्थिति बाकी देखा जाए कंपैरेटिवली दोनों देशों की तुलना में ठीक ठाक थी, और ऐसा कोई आर्थिक संकट वाली समस्या इसके सामने नहीं थी चाइना के सामने, ताकि इसको कहीं से लोन लेना पड़े या किसी कह सकते हैं विदेशी संस्था का जो है दरवाज़ा खटखटाना पड़े पैसे लेने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन चाइना की नहीं थी। तो इसी वजह से इस टाइम पर चाइना की जो ग्रोथ रेट थी वो ठीक ठाक थी तीनों देशों की तुलना में। फिर 2015 से 17 में देखते हैं आप, तो भारत की ग्रोथ रेट 7.3 हो जाती है, चाइना की ग्रोथ रेट 6.8 हो जाती है, और पाकिस्तान की ग्रोथ रेट जो है वो लगभग 5.3% के साथ आसपास हो जाती है। ठीक है? तो भारत ने सुधार किया, क्योंकि 90 के बाद में इंडिया ने अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चालू किए। पाकिस्तान ने भी 1980 के 88 के आसपास अपने जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चालू किए थे। और हम जैसे कि पहले वाले कॉलम में आप देख पा रहे होंगे 1980 से 90, 80 से 90 की बात हो रही है, तो ये वो समय था भारत से ज़्यादा इसकी जो ग्रोथ रेट थी इस वजह से थी, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान में जो है आर्थिक सुधार चालू हो सके थे। लेकिन उन आर्थिक सुधारों को अच्छी तरीके से क्रियान्वित नहीं किया जा सका, जिससे आगे जाकर के पाकिस्तान की जो एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो धीरे से कम हो गई। चाइना में कुल कृषि योग्य भूमि जो है वो भारत के कृषि क्षेत्र का 40% है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है। यहाँ से आप देखिएगा कि बेशक चाइना का भौगोलिक क्षेत्र भारत से बहुत ज़्यादा है। अभी आपने पढ़ा था कि भौगोलिक एरिया जो है चाइना का वो भारत से ज़्यादा है, लेकिन कृषि योग्य जो भूमि है भारत में, वो जो है चाइना से ज़्यादा है। यानी चाइना की जो कुल कृषि योग्य भूमि है वो भारत के कृषि क्षेत्र का 40% है। ठीक है? यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लगभग 2/5 भाग है चाइना का जो कृषि क्षेत्र है भारत के, अगर कंपैरेटिवली देखा जाए। 1980 के दशक तक चीन की 80% जो जनसंख्या थी वो कृषि आश्रित थी। सरकार ने फिर कृषि कार्य को त्याग करके लोगों को प्रेरित करने की कोशिश की किस क्षेत्र में काम करने के लिए, कि आप हस्तशिल्प क्षेत्र में जाइए, वाणिज्य एवं परिवहन जैसी गतिविधियों को अपनाइए, ताकि कृषि से जो है लोड जो है या कृषि पर आश्रित जनसंख्या जो है वो कहीं ना कहीं कम हो सके। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, कि प्राइमरी सेक्टर में जितने भी लोग लगे हुए हैं वो कहीं ना कहीं द्वितीयक और तृतीयक सेक्टर की तरफ बढ़ें। प्राइमरी क्षेत्रक या कृषि या संबद्ध क्षेत्र जो होता है, उसमें जितनी भी पॉपुलेशन काम कर रही होती है वो धीरे धीरे कम होकर के जब सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्र की तरफ जाती है, तो अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं विकास की अवस्था में मानी जाती है। तो सरकार ने यहाँ पर ये काम करने की कोशिश की थी कि भाई कृषि कार्य को त्यागो। और मतलब त्यागने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल काम करना ही छोड़ दो, कृषि कार्य को ही छोड़ दो, मतलब जो एक्स्ट्रा लोग हैं वो इधर की तरफ आइए, अपने छोटे मोटे अपने काम करिए, अपना निजी कोई धंधा खोलिए, अपना कोई निजी कोई व्यापार करिए। ठीक है? वाणिज्य एवं परिवहन पर ध्यान दीजिए, अपनी हस्तशिल्प से जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं, हैंडीक्राफ्ट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उन पर ध्यान दीजिए, उन गतिविधियों को अपनाइए। वर्तमान में तीनों ही देशों में सकल वर्धित मूल्य में
सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्रक का है, क्योंकि तीनों ही देश विकासशील देश की कैटेगरी में आते हैं, तीनों ही विकास की अवस्था की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और इसी वजह से जो सेवा क्षेत्रक है वो ऑब्वियसली थोड़ा सा ग्रोथ करेगा ही, क्योंकि विकसित अर्थव्यवस्था की पहचान यही होती है कि जिसका जो तृतीयक क्षेत्रक होता है, सेवा क्षेत्रक होता है, वो थोड़ा सा विकास की अवस्था में होता है। तीनों देशों ने सबसे पहले रोजगार एवं कृषि उत्पादन से संबंधित अपनी नीतियों को बदलकर उन्हें विनिर्माण और सेवाओं की ओर परिवर्तित किया है। जैसा कि अभी मैं बात ही कर रहा था कि प्राइमरी सेक्टर से निकल करके जो द्वितीयक क्षेत्रक है विनिर्माण क्षेत्रक, और आपका जो तृतीयक क्षेत्रक है सेवा क्षेत्रक, उसकी ओर जो है अपनी नीतियों को अग्रसर करना ही कहीं न कहीं विकास की अवस्था की ओर अग्रसर होना माना जा सकता है। 2018-19 में रोजगार और सकल वर्धित मूल्य के क्षेत्र के शेयरों की या क्षेत्र के हिस्सों की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र के आधार पर तीनों देशों की कंपेयरिंग करेंगे। इसके साथ-साथ कार्यबल को भी देखेंगे, कार्यबल के वितरण के ऊपर भी बात होगी। तो यहाँ पर एक वर्ड आता है आपका सकल वर्धित मूल्य, जिसे आप जीवीए कह सकते हैं। तो आपको एक कन्फ्यूजन हो रही होगी यहाँ पर कि अभी मैं थोड़ी देर पहले एक जीडीपी की बात कर रहा था, अभी मैं जीवीए के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये दोनों चीज़ें सर बिल्कुल अलग-अलग हैं। जीडीपी आपका होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको आप सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। जीवीए का मतलब है ग्रॉस वैल्यू एडेड, इसी को बोलते हैं हम सकल वर्धित मूल्य। दोनों चीज़ें अलग-अलग होती हैं। इसको जब हम 12th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो और ज़्यादा विस्तार से इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा आइडिया आपको मैं यहाँ पे दे देता हूँ। देखिए, जीडीपी एक तरह से रिप्रेजेंट करता है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को, ठीक है? तो यहाँ पर प्रोडक्शन की बात हो रही है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? जीडीपी में प्रोडक्शन की बात होती है। और जब हम जीवीए की बात करते हैं तो यहाँ कहीं न कहीं जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो जो सप्लाई की वैल्यू होती है, ठीक है? यानी जीवीए में कहीं न कहीं सीधे रूप से बात होती है पूर्ति की, सप्लाई की, और यहाँ पर बात होती है जीडीपी में किसकी बात होती है? यहाँ पर प्रोडक्शन की बात होती है, ठीक है? तो इनको इस तरीके से आप यहाँ पर इन दोनों में विभेद कर सकते हैं। बाकी 12th क्लास में इसके बारे में और ज़्यादा विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की कृषि क्षेत्रक में जो जीवीए में योगदान था 2018 की बात करते हैं तो 16% कृषि क्षेत्र से, और सबसे ज़्यादा तीनों देशों में पाकिस्तान से था, 24% था सकल वर्धित मूल्य में योगदान कृषि क्षेत्रक से। उद्योग क्षेत्रक में सर्वाधिक योगदान चाइना का था, क्योंकि चाइना का जो कहीं न कह सकते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर था इन दोनों देशों की अपेक्षा थोड़ा-सा अभी भी कह सकते हैं हम कि दोनों देशों से अभी भी थोड़ा-सा ठीक-ठाक कंडीशन में है। और सर्विस सेक्टर में देखेंगे तो यहाँ पर सेवा क्षेत्रक में भारत की तरफ से जीवीए में योगदान था 54%, और चाइना की तरफ से आपका 52%, और पाकिस्तान की तरफ से 57%। तो यहाँ से कहीं न कहीं कह सकते हैं पाकिस्तान ने अपने सर्विस सेक्टर पर थोड़ा-सा ठीक-ठाक काम किया था। कार्यबल के वितरण की बात करें तो भारत का 43% कार्यबल जो है वो कृषि क्षेत्रों में लगा हुआ था, पाकिस्तान का 41% और चाइना का 26%। तो यहीं से आप चाइना की इकोनॉमी की डेवलपमेंट को देख सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर से जो लोग जो हैं वो कहाँ पर जा रहे हैं, सीधे दूसरे और तीसरे क्षेत्रक की तरफ जा रहे हैं, विनिर्माण और सेवा क्षेत्रक की तरफ जा रहे हैं। और उद्योग क्षेत्रक में जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर कार्यबल का वितरण भारत का लगभग उद्योगों में 25% कार्यबल था, और चाइना का लगभग यहाँ पे आप देखेंगे 28% कार्यबल था, और पाकिस्तान का कार्यबल 24% था। सेवा क्षेत्रक तीनों देशों में सबसे ज़्यादा चाइना का था, लगभग 46% कार्यबल जो था, कार्यशील जनसंख्या थी वो चाइना की सेवा क्षेत्रक में थी, जो कि दोनों देशों से ज़्यादा है। भारत की 32% जनसंख्या जो थी वो सेवा क्षेत्रक में थी, और 35% पाकिस्तान की जनसंख्या जो है वो सेवा क्षेत्रक में थी, ठीक है? तो ये भी डाटा है, इसको याद रख लीजिएगा। पुराना डेटा आप याद रखें, और जिस वर्ष आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसको नए वर्ष के इकोनॉमिक सर्वे या जो भी रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं उनसे अपडेट करते चलें जब भी आप एग्ज़ाम दें। विभिन्न क्षेत्रकों में उत्पादन समृद्धि वार्षिक औसत प्रवृत्तियाँ 1980 लेकर के 2018 तक के बीच की देखते हैं। तो भारत में देखा जाए कृषि क्षेत्रक में उत्पादन समृद्धि यहाँ पर देखी जा रही है। प्रोडक्शन की जो ग्रोथ रेट है, ठीक है, 1980 से लेकर के 2018 के आसपास की हम देख रहे हैं। तो भारत के कृषि क्षेत्रक ने 1980 से लेकर 90 तक कृषि क्षेत्रक ने जो प्रोग्रेस करी थी, ग्रोथ रेट थी वो 3.1% थी। इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो ग्रोथ रेट थी वो 7.4% थी, और सर्विस सेक्टर की ग्रोथ रेट आपकी 6.9% थी, ठीक है? ऐसे ही चीन की 5.9% कृषि की ग्रोथ रेट। उद्योग सेक्टर दोनों देशों की अपेक्षा चाइना का ज़्यादा ग्रो कर रहा था। इसके अलावा सर्विस सेक्टर भी जो है 80-90 के आसपास चाइना का दोनों देशों से ज़्यादा ग्रोथ कर रहा था। आप यहाँ पे देखेंगे कि उद्योग क्षेत्रक
10.8% की ग्रोथ रेट थी, सर्विस सेक्टर में 13.5% की ग्रोथ रेट थी। और इस ग्रोथ रेट का कारण क्या था? ये बात हो रही है 1980 से 90 की समयावधि के बीच में। आपको पता है कि चाइना ने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्ट करे थे वो 1978 में ही कर दिए थे। तो यहाँ से दूसरी चीज़ ये भी देखेंगे आपके, देखिए भारत का जो उद्योग में ग्रोथ रेट था वो 7.4 था, और पाकिस्तान का उद्योगों में जो कह सकते हैं ग्रोथ रेट था वो 7.7% था। और इसका कारण क्या है कि भारत से पहले ही पाकिस्तान ने अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है वो लागू कर दिए थे, तो इस वजह से ये क्षेत्रक थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा था इसका। क्योंकि आर्थिक सुधार जो है 1988 के आसपास जो है पाकिस्तान में स्टार्ट कर दिए गए थे, तो उद्योग क्षेत्रक भारत से थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। वर्तमान में लगभग परिस्थितियों के हिसाब से देखें 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, 11 से 15 के बीच की रिपोर्ट है जो कि 2018 में आई थी, तो भारत में कृषि क्षेत्र की जो वार्षिक समृद्धि थी 3.1% थी, उद्योग क्षेत्र की 6.9% थी, और सेवा क्षेत्र की 7.6% थी। अब यहाँ पर कंपैरेटिवली देखें तो आप ये पाएंगे कि भारत जो है अब तेजी से ग्रो कर रहा है अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर को और सर्विस सेक्टर को। ठीक है, आगे देखते हैं। मानव विकास के संकेतकों की बारे में बात करते हैं तीनों देशों के। मानव विकास सूचकांक जो HDI होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें देखेंगे तो भारत का जो एक कह सकते हैं आंकिक मान होता है वो 0.647 है, और एक ये 0 से 1 के बीच में होता है, और 1 के जितने नज़दीक ये नंबर जाता है तो ये माना जाता है कि उस देश का जो मनुष्य है, उस देश के जो नागरिक हैं वो उतनी ही विकसित अवस्था में है। तो ये जो है अभी भी चाइना में सबसे ज़्यादा है, 0.758 इसका जो है नंबर है। बाकी दोनों देशों के तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो चाइना का जो मानव विकास सूचकांक है वो दोनों देशों से ज़्यादा है। HDI के आधार पर रैंक की बात करें तो सभी देशों में भारत की रैंक 129 है, चाइना 85वें स्थान पर है, और पाकिस्तान का स्थान इसमें 152वां है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा आप देखेंगे तो भारत में जब बच्चा जन्म लेता है तो ये अपेक्षा की जाती है कि वो लगभग 70 वर्ष की उम्र तक जिएगा। चाइना में ये जो है ज़्यादा है, 76.7%, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है इसके अवसंरचना, जो सामाजिक जो अवसंरचना ढांचा होता है उसके विकास को दिखाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को दिखाता है, हेल्थ सेक्टर के विकास को दिखाता है। पाकिस्तान में यह नंबर 6.1 है। ठीक है, विद्यालय में औसत वर्ष यानी जो 15 वर्ष और उसके ऊपर के जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें देखा जाए औसत वर्ष जो है वो 6.5 ईयर हैं भारत में, 7.9 है चाइना में, जो कहीं ना कहीं चाइना के शिक्षा वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करता है। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू आय अगर देखें PPP अमेरिकी डॉलर में यहाँ पर देखा जा रहा है तो 6,829 जो है यहाँ की प्रति व्यक्ति घरेलू आय है, सकल घरेलू आय। और जहाँ पे चाइना की आप देखेंगे तो लगभग दोगुनी है दोनों कंट्रीज से, यहाँ पर 16,217 जो है यहाँ पर चाइना की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू आय है। गरीबी रेखा से नीचे लोगों का परसेंटेज अगर देखा जाए तो भारत का है 60.4, और चाइना का देखा जाए तो 7%, और पाकिस्तान में देखा जाए तो 46.4% लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। और ये गरीबी रेखा का आकलन यहाँ पर किस आधार पर बताया जा रहा है? जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है इसका कि $3.20 एक दिन जो है कमाने वाला व्यक्ति या इससे कम कमाने वाला व्यक्ति जो है वो गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय मानक है इसका। उस हिसाब से 60.4% पॉपुलेशन जो है इंडिया की वो क्या है, गरीबी रेखा से नीचे है। और इस संबंध में आप देखेंगे तो पाकिस्तान की स्थिति भारत से बेहतर है। शिशु मृत्यु दर देखेंगे प्रति 1000 जीवित जन्मों के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार में, तो भारत में लगभग 1000 जीवित जो जन्म होते हैं उनमें 30 बच्चे जो है वो लगभग डेथ उनकी हो जाती है। चाइना में ये बहुत कम है 7.4, और पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा है 57.2%, लगभग आधे बच्चे जो है लगभग 1000 लोगों पर लगभग 57-58 के आसपास बच्चे जो है उनकी डेथ हो जाती है। तो दोनों देशों में ये नंबर बड़ा है। हालांकि भारत ने इसमें काफ़ी अच्छा सुधार किया है, लेकिन पाकिस्तान की जो कह सकते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र का कहीं ना कहीं विकास न होना, इतना अच्छी तरीके से उसका डेवलपमेंट न होना कहीं ना कहीं इस नंबर को दिखा रहा है, और ये नंबर उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि पाकिस्तान का स्वास्थ्य क्षेत्र जो है वो कहीं ना कहीं अच्छी अवस्था में नहीं है। मातृत्व मृत्यु दर की बात करेंगे 174 है। यहाँ पर 1 लाख जन्मों के अनुसार कितनी मदर्स की डेथ हो जाती है। इंडिया में यह नंबर 174 है 1 लाख जो है महिलाओं पर। चाइना में ये 27 है, और पाकिस्तान में ये 178 है। आधारभूत स्वच्छता सेवाओं का उपयोग करने वाली जनसंख्या की अगर बात की जाए, ठीक है, तो ये 60% है यहाँ पे
और यहाँ पर चाइना में 85% लोग जो हैं स्वच्छता सेवाओं का उपयोग करते हैं, और पाकिस्तान में भी जो है भारत के समान ही है स्वच्छता सेवाओं का उपयोग करने वाली जनसंख्या। आधारभूत पेयजल स्रोतों का उपयोग करने वाली जनसंख्या की बात की जाए तो पेयजल की जो है व्यवस्था यहाँ पे ठीक ठाक भारत में दिखाई देती है, लगभग 93% के आसपास। चाइना में भी इतनी है और पाकिस्तान में भी लगभग इतनी ही है। कुपोषण के शिकार बच्चों का जो स्टेटिंग जिसको बोलते हैं, कुपोषण के शिकार बच्चों की जो स्थिति होती है उसको स्टेटिंग कहा जाता है। तो ये जो है इनका परसेंटेज देखा जाए तो भारत में लगभग 38% के आसपास बच्चे स्टेटिंग के शिकार हैं। चाइना में ये नंबर बहुत कम है, 8.1%, और पाकिस्तान में जो है भारत के लगभग समान ही है, 37.6%। ठीक है, तो इनसे आप जो है तीनों देशों के मानव विकास के संकेतकों का एक सकते हैं आइडिया यहाँ से लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, एक चीज़ की आवश्यकता भी महसूस होती है कि जितने सारे संकेतक हमने अभी देखे, जितनी चीज़ें जितने संकेतकों के ऊपर हमने बात की, इन सभी संकेतकों के आधार पर ही पूर्ण रूप से मानव विकास को निर्धारण नहीं किया जा सकता। उसमें फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स रह जाती हैं। तो इस वजह से जो भी अर्थशास्त्री हैं वो यह दबाव डालते हैं, अर्थशास्त्री ये सुझाव देते हैं कि मानव विकास के निर्धारण में कुछ अन्य संकेतकों की भी आवश्यकता होती है, तभी हम पूर्ण रूप से मानव विकास को आकलित कर सकते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें और ऐड होनी चाहिए वो देखते हैं कि सामाजिक और राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में लोकतांत्रिक भागीदारी की सीमा सुनिश्चित की जानी चाहिए। नागरिक अधिकारों के संरक्षण की, संवैधानिक संरक्षण की सीमा, ये भी इसमें एक संकेतक के रूप में शामिल करी जानी चाहिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक संरक्षण की सीमा भी इसमें संकेतक के रूप में शामिल करी जानी चाहिए। इसके अलावा विधि सम्मत शासन का संकेतक भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। इन चीज़ों को और हम शामिल करें, उपयुक्त जितने भी संकेतकों के ऊपर हमने बात की, ये सारे संकेतकों की बात हो रही जिसके आधार पर हम मानव विकास का निर्धारण कर रहे हैं। तो इनके साथ साथ में ये जो 4 चीज़ें हैं इनका भी इसमें जो है रोल रहना चाहिए। इनके आधार पर भी मानव विकास को मापना चाहिए, तभी हम थोड़ा ठीक तरीके से मानव विकास का आकलन कर सकते हैं। विकास नीतियों का एक मूल्यांकन करते हैं। चीन में सुधारों के कारण जो तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ हुई उसका कारण क्या था? क्योंकि सबसे पहला कारण मैंने आपको पहले भी बताया था कि सुधार लागू होने से पहले ही ग्रामीण क्षेत्रों में चाइना ने क्या किया था, जो बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं थी उनका व्यापक रूप से प्रसार कर लिया था। कम्यून व्यवस्था जिसके बारे में आपने पढ़ा, इससे खाद्यान्नों का समतापूर्ण वितरण हुआ क्योंकि सभी लोगों को भूमि का आवंटन किया गया। ठीक है, तो लोग समृद्धि की स्थिति में आए। विकेंद्रीकृत शासन का प्रयोग किया गया। हमने विकेंद्रीकृत शासन का प्रयोग कब किया था आपको पता है? 92वां जो कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, जब पंचायती राज वगैरह की स्थापना, ये सारी चीज़ें हुई थी 92-93 में, तो उस टाइम पर हमने विकेंद्रीकृत शासन का प्रयोग किया था। चाइना ने पहले ही कर लिया था। तो कहीं ना कहीं आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक लागतों की सफलता विफलता का आकलन कैसे किया जाएगा, इसका आइडिया उनको बहुत अच्छी तरीके से हो चुका था। दूसरी चीज़, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी थी कि उनकी स्थिति ये नहीं थी कि वो किसी वर्ल्ड बैंक के पास जाएँ या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जाएँ, IMF के पास जाएँ। तो उनको इस तरीके से हम कह सकते हैं कि उनके पास पैसे का इतना अभाव नहीं था कि उनको इन संस्थाओं के पास पैसे उधार लेने जाने की आवश्यकता हो। तो कहीं न कहीं ये कारण ऐसे थे जिनकी वजह से आर्थिक सुधारों के बाद में चाइना ने तेज़ी से इकोनॉमिक ग्रोथ की। 1978 में सुधारों को लागू किए जाने की आवश्यकता क्या थी? व्यापक भूमि सुधार चाइना में लागू किए गए थे। कम्यून व्यवस्था प्रचलित थी, GLF था, ठीक है? इसके अलावा कुछ अन्य पहलें भी थीं, लेकिन फिर भी जो आर्थिक सुधार लागू किए गए उसके पीछे का सबसे प्रबल रीजन क्या था कि 1978 में भी प्रति व्यक्ति अन्न उत्पादन चाइना में उतना ही था जितना 1950 के समय में था। मतलब इसमें ग्रोथ नहीं हुई। ऐसी ऐसी बात नहीं है कि ये ग्रोथ नहीं हो रही थी तो लोग भूखे मर रहे थे। ठीक कंडीशन थी दोनों देशों की अपेक्षा, भारत और पाकिस्तान की अपेक्षा देखा जाए तो चाइना की स्थिति थोड़ी सी ठीक ठाक थी, लेकिन उनके आर्थिक सुधारों को लागू करने के पीछे रीजन ये था कि उनका जो प्रोडक्शन था वो 1950 में जितना प्रोडक्शन उनका हो रहा था उतना ही प्रोडक्शन 1978 में हो रहा था, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही थी। इस वजह से उन्होंने जो है अपने सुधार लागू किए। ठीक है, पाकिस्तान में आर्थिक सुधारों की आवश्यकता क्यों हुई? 1988 में पाकिस्तान ने अपने आर्थिक सुधार लागू किए। 1990 के दशक में GDP और GDP के अलावा जो अन्य क्षेत्रक थे उनकी ग्रोथ रेट 1980 के दशक की तुलना में एकदम तेजी से पाकिस्तान में कम हुई, जिस वजह से 1988 में पाकिस्तान को अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लागू करना पड़ा। ग्रोथ रेट और निर्धनता के पुनः आविर्भाव के कारण पहले पाकिस्तान की कंडीशन जो अगर देखा जाए आंकड़ों के आधार पर, जैसा कि आपने देखा, भारत से बेटर थी। फिर 1990 के दशक में एकदम तेजी से इसकी जो है वो 1980 के दशक में तेजी से जो है इनकी स्थिति खराब होती है। तो उसके पीछे
क्या कारण था कि दोबारा से इनकी स्थिति बेकार होती चली जा रही थी? तो उसके कुछ कारण यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी एग्रीकल्चरल ग्रोथ थी, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, कृषि समृद्धि और खाद्य पूर्ति की बात करें, तो ये जो थी किस पर आधारित थी? अच्छी फसल पर आधारित थी। इसमें तकनीकी परिवर्तन प्रक्रिया पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया था। टेक्नोलॉजी इस तरीके से डेवलप हो रही थी, तकनीकी जिस तरीके से आ रही थी, तो उस नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया। ये किस पर बने रहे कि फसल अच्छी होगी तो हमारी इकोनॉमी भी अच्छी होगी। ये इनका जो है मेंटालिटी थी कि जैसे कोई भी फसल उगा रहे हैं खेत में, तो अगर वो फसल अच्छी हो जाएगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ होगी। तो ये फुल्ली डिपेंडेंट थे कि अच्छी फसल हो जाएगी उसी के ऊपर। तकनीकी परिवर्तन प्रक्रिया पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो फसल हमेशा अच्छी तो हो नहीं सकती है कि हर साल फसल अच्छी हो, इस चीज़ की गारंटी दी जा सके, ऐसा होता नहीं है। तो कहीं न कहीं वहाँ पर जो इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो डाउन हुई। दूसरा कि विदेशी ऋण जो थे उन पर निर्भरता की प्रवृत्ति इनकी बढ़ती चली जा रही थी और पुराने जो ऋण इन्होंने बाहर से ले रखे थे उनको चुकाने में इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इधर से इकोनॉमिक ग्रोथ भी इनकी कम हो रही थी। तो जो पुराने ऋण थे उनको ये चुकाने में असमर्थ थे और जो है बाहर से जो और विदेशी ऋण थे उन पर निर्भरता की प्रवृत्ति इनकी बढ़ती जा रही थी। विदेशी मुद्रा का कोई स्थिर और बड़ा स्रोत नहीं था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो होता है, विदेशी मुद्रा भंडार, उसका कोई बड़ा या कह सकते हैं स्टेबल सोर्स इनके पास नहीं था, क्योंकि इनको जो ज़्यादातर विदेशी मुद्रा प्राप्त होती थी वो किससे प्राप्त होती थी? कह सकते हैं मध्य पूर्व में इनके देश से, यानी पाकिस्तान के जो श्रमिक थे वो वहाँ पे कार्य करते हैं, दुबई वगैरह चले जाते हैं, इधर-उधर चले जाते हैं। तो वहाँ से जो अपनी इनकम के रूप में जो प्रेषण करते हैं बाहरी मुद्रा का, उसके रूप में इनको विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। ठीक है? इनके पास कोई ऐसा कोई सोर्स नहीं था उस टाइम पे कि कोई ऐसा इंडस्ट्री हो जिसका मतलब कोई अच्छा माल वहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा हो और उसका विदेशों में निर्यात किया जा रहा हो और वहाँ से इनको विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही हो। तो ऐसा कोई इंडस्ट्री इनकी ऐसी नहीं थी या ऐसा कोई इनका सोर्स नहीं था कि जिसकी वजह से इनको विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो। विदेशी मुद्रा प्राप्ति का सबसे प्राइमरी सोर्स यही था कि उनके जो श्रमिक थे, काम करने वाले लोग थे, वो जितनी भी आय वो कमाते थे विदेशों में उसको बाहर भेजते थे, पाकिस्तान की तरफ भेजते थे, तो वही विदेशी मुद्रा के रूप में इनको प्राप्त होता था। इसके अलावा कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट भी थे, इनके उत्पाद भी थे, उनका निर्यात करते थे। उनका निर्यात से भी इनको जो है, क्योंकि पाकिस्तान में भी जो कृषि है, ज़मीन है, वो बहुत अच्छी है, उपजाऊ ज़मीन है। तो वहाँ पर जो कृषि उत्पाद थे उनका निर्यात करते थे, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या थी जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी। ये अच्छी फसल होने के ऊपर ही जो है अपनी इकोनॉमी को लेकर के चल रहे थे। अच्छी फसल होगी, अच्छी फसल हर साल हो नहीं सकती है। तो अस्थिर कृषि उत्पाद थे इनके, स्टेबिलिटी नहीं थी कृषि के प्रोडक्शन में। ठीक है, तो जिस वजह से जो विदेशी मुद्रा थी उसकी पर्याप्त रूप से प्राप्ति नहीं हो पाती। तो ये कुछ रीजंस थे, इनको हमने यहाँ पे देखा। तो आज का सेशन यहीं तक। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। चीज़ें मैं आपको थोड़ा ठीक तरीके से समझा पाया हूँ शायद। तो आपका जो भी रिव्यू रिस्पॉन्स या फीडबैक रहता है तो वो क्लास के बाद में ज़रूर दीजिएगा। आज इस वीडियो के साथ में, इस चैप्टर के साथ में आपकी क्लास 11th की इकोनॉमिक्स जो है वो समाप्त हो जाती है। अब 1-2 दिन में हम 12th क्लास की समष्टि अर्थशास्त्र को स्टार्ट कर देंगे। और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो ज़रूर इसको जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनके साथ में शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिएगा। शायद जो है इससे उन्हें कुछ थोड़ा बहुत लाभ हो पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।